अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमने 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स कैडेट के सॉल्व करना है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि हमारे पास 3 जगह पर साइन पोस्ट्स हैं। ये तीनों साइन पोस्ट किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इसके बारे में इस तरीके से पता चल रहा है कि ये इस साइन पोस्ट और राइट साइन पोस्ट और लेफ्ट साइन पोस्ट में 5 किलोमीटर का फ़र्क है। अब देखें, ये इस तरीके से समझ में आ रहा है कि जब ए टाउन से हम ए टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 7 में से माइनस क्या हुआ है, 5 हुआ है, इस वजह से 2 आया है। अब अगर हम सी टाउन की तरफ देखें तो सी टाउन से हम 5 किलोमीटर दूर हो गए हैं, इस वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, 5 किलोमीटर का फ़र्क तो आया है, लेकिन 5 किलोमीटर का फ़र्क किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। अच्छा, अब इधर बी टाउन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर ऐसी बात समझ में आ रही है कि बी टाउन को हम पीछे छोड़कर आ चुके हैं। क्या मतलब है कि एक जगह तो साइन पोस्ट दिखा रहा है कि बी टाउन जो है वो लेफ्ट पर जाने के लिए, और दूसरा जो साइन पोस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है वो बी टाउन राइट पर जाने के लिए। तो लाजमी सी बात है कि बीच में कहीं हम बी टाउन गुजार कर आ चुके हैं। अब इसका मतलब तो ये है कि 9 किलोमीटर वाला हमारा साइन पोस्ट राइट पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि अगर बी टाउन फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर होता और 5 किलोमीटर पे हमारा दूसरा बी टाउन आ रहा होता, दूसरा साइन पोस्ट आ रहा होता, तो जाहिर सी बात है कि ये साइन पोस्ट बी टाउन 4 किलोमीटर ऑन द लेफ्ट बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो 9 किलोमीटर तो हो नहीं सकता। अब दूसरी बात, क्या 5 किलोमीटर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। अगर ये 5 किलोमीटर होता तो यहाँ पर बी टाउन हमारा अचीव हो चुका होता और ये वाला साइन पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से 5 किलोमीटर भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या बी टाउन 4 किलोमीटर पे होगा? अब इसको गौर से समझा, अगर बी टाउन यहाँ पे 4 किलोमीटर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर हम प्लस 5 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, तो यहाँ पर 4 के बजाय क्या लिखा होता, 1 किलोमीटर लिखा होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब ये सारी पॉसिबिलिटीज को हम मिटा देते हैं, 3 किलोमीटर ट्राई करते हैं। देखें, 3 किलोमीटर भी पॉसिबल नहीं है। अगर 3 किलोमीटर होता और 5 किलोमीटर प्लस में जा चुके होते तो यहाँ 4 के बजाय क्या लिखा होता, 2 लिखा होता। अब 1 पे, अब देखें 1 ही बेस्ट आंसर है। क्यों? जैसे ही मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखता हूँ तो ये सारी सिचुएशन समझ में आने लगती है। क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर हम ऑन द लेफ्ट जा भी रहे हैं, तो अब 1 किलोमीटर पे था बी टाउन, 5 किलोमीटर हम दूर चले गए, यानी 1 किलोमीटर पे हम उसको बी टाउन को छोड़ते हुए चले गए और 4 किलोमीटर उससे दूर होते हुए चले गए। तो अब ये हमें थोड़ी बात क्या आ रही है, समझ आ रही है, क्योंकि सबके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही हम 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर बी टाउन में गुजारते हुए जा रहे हैं और 4 किलोमीटर उससे दूर होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी कंडीशन में +5 और +5 आ रहा है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से किसी में +5 की बजाय -5 भी हो रहा है, लेकिन इन दी एंड ये हमें समझ में आ रहा है कि 5 किलोमीटर हम क्या गए, दूर गए। सही है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ कि हमने यहाँ पे पुट करके देखा और हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एना वांट्स टू वॉक 5 किलोमीटर ऑन एवरेज ईच डे, कि एना को वॉक करनी है 5 किलोमीटर हर दिन। अब देखें, एट दैट टाइम ऑन 16 मार्च, अब 16 मार्च के दिन उसने ये रियलाइज किया कि उसने 95 किलोमीटर सो फार रन किए हैं। ठीक है, अब अगर हम ये बात सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल वो अपना एवरेज मेंटेन करती 5 किलोमीटर, अगर अपना वो एवरेज मेंटेन करती तो 16 दिनों के अंदर, यानी कि 16 मार्च तक उसके अचीव हो जाते थे। हमारे पास कितने दिन हो जाते थे? फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास कितने दिन अचीव हो जाते थे? 80 किलोमीटर अचीव हो जाते थे। अगर ऐसा होता कि वो कितने 5 किलोमीटर हर दिन चलती, लेकिन उसने थोड़ा सा ज़्यादा किसी दिन वॉक की है और उसका जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 के बजाय उसका बन रहा है 95 किलोमीटर। यानी जाहिर सी बात है वो कितने किलोमीटर चली होगी, ज़्यादा किलोमीटर चली होगी हर दिन 5 के बजाय। अब फॉर एग्जांपल हमें ये कहा हुआ है कि व्हाट डिस्टेंस डज शी नीड टू वॉक ऑन एवरेज फॉर द रिमेनिंग डेज।
बाकी के दिनों में उसको अपना टारगेट अचीव करने के लिए कितना किलोमीटर चलना होगा हर दिन कि वो अचीव हो जाए। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर वो 95 किलोमीटर चल चुकी है, अब हम सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि टोटल देखें मार्च के दिन होते हैं टोटल 31 दिन। इन 31 दिनों में उसने 5 किलोमीटर अगर हर दिन चलना था तो कितना चलना था? तो उसको चलना था अराउंड 31 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 155 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने 155 किलोमीटर चलना था टोटल ऑन इन द होल मंथ ऑफ मार्च। अगर उसने टोटल 155 किलोमीटर चलना था जिसमें से वो 95 किलोमीटर चल चुकी है, हर दिन 5 से थोड़ा सा ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है, तो अब 95 चल चुकी है, तो अब के उसके रिमेनिंग कितने बच गए? 60 किलोमीटर बच गए। ठीक है, अब ये जो 60 किलोमीटर बचे हैं ये उसने चलने हैं 31 माइनस 16 बाकी के दिनों में। तो कितने दिनों में उसने चलने हैं? उसने चलने हैं 15 दिनों में। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि रिमेनिंग कितने डेज हैं हमारे पास? 15 डेज बाकी हैं। अब वो ऑन एवरेज कितना चले कि हमारे पास ये टारगेट क्या हो जाए? अचीव हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अगर उसके पास 15 डेज बचे हैं और उसने चलना है 60 किलोमीटर टोटल चलना है, तो अब जाहिर सी बात है हर दिन कितना चलना होगा ये निकालने के लिए मैं 15 को यहाँ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं 60 से। तो जैसे ही मैंने 60 से डिवाइड किया 15 को तो आंसर क्या आ गया? अब देखिए 15 का टेबल, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 और 15 4 60 हो गया हमारे पास। तो दैट मीन्स कि उसको 4 किलोमीटर अब रिमेनिंग डेज में चलना होगा। ठीक है, तो दैट्स इट, दिस वाज द आंसर। अच्छा, हमने आंसर स्टिक नहीं किए, तो क्वेश्चन 11 आंसर वाज ए। ठीक है, और क्वेश्चन 12 आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 13 वही सवाल है जो अभी तक हमने बेंजामिन में भी फेस कर चुके हैं, और ये ज़्यादातर सवाल आता ही है हर पेपर के अंदर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपसाइड डाउन देखें तो किस तरीके से आपको ये व्यू होगा। अब देखें अपसाइड डाउन देखने पर हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से व्यू होता है। अब देखें सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि ऊपर कितनी लाइंस हैं और उनकी लाइंस में कितने इंटरसेक्शन में ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, पीछे 3 ट्राइंगल और इन दी लास्ट 4 ट्राइंगल्स। तो 4 ट्राइंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली, और नीचे एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर का शेप बनेगा जो कि हमें समझ में आता है। ठीक है, अब ए बी सी डी ई में से कौन सा एक ऑप्शन होगा जिसके अंदर ये चारों ट्राइंगल्स क्या करते हों? लाई करते हों। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 ए बी सी डी ई करके हमने इसको चेक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल है जो मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ था, जिसके अंदर एक ग्रे लाइन आ रही है, एक वाइट लाइन आ रही है और एक ग्रे लाइन उनके इंटरसेक्शन पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा दिया कि 2 ग्रे लाइंस और एक वाइट लाइन, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बन रहा, कहाँ बन रहा है? तो 2 ग्रे लाइंस के, अच्छा देखें यहाँ एक ग्रे लाइन है, ठीक है, और ग्रे लाइन उसके इंटरसेक्शन पे और एक वाइट लाइन है। तो ये पहला वाला तो ट्राइंगल कहाँ लाई कर रहा है हमारा? यहाँ इस पॉइंट पे। हमने इस पे 1 लिख दिया। अब मैं कैसे जा रहा हूँ? अब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो पीछे वाला ट्राइंगल होगा ये वाला, जिसमें मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल मुझे देखना है कि क्या ये वाला 2 यही है। सही है, तो लेट मी चेक। अब किस तरीके से चेक करेंगे? ग्रे, ब्लैक और वाइट। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लू मैंने कलर किया हुआ है इस वजह से आपको शायद समझ नहीं आ रहा हो। ये वाइट है और वाइट नीचे। ठीक है, तो देखें लेफ्ट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट जाने पर तो इस तरीके से नहीं होगा कि हम चेंज कर दें सीक्वेंस, सीक्वेंस तो वही रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाइट यहाँ पर 2 वाइट के साथ एक ब्लैक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। दिस मीन्स कि ए इज नॉट आवर आंसर। सही, तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया। अब हम आ जाते हैं बी के ऊपर।
अच्छा बी के अंदर ये सारी चीज़ें रख कर चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमने ऑन द फ्रंट हमने डिसाइड किया था वो कौन सा था, एक ग्रे के साथ, सामने इंटरसेक्शन में भी ग्रे और वाइट। तो यहाँ कहाँ है वो ट्राइंगल, एक ग्रे के साथ सामने इंटरसेक्शन में ग्रे और एक वाइट, जी ये रहा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि नेक्स्ट इसका क्या होगा। तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा ग्रे, ठीक है, ग्रे के सामने व्हाइट और ब्लैक, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर 2 बना हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 ये है आपके सामने, ठीक है, इसमें 1 मैंने लिख दिया, ये 1 है, 2 है, 2 डिसाइड हो चुके, हमारे थर्ड पे जाते हैं। अब देखिए थर्ड भी 2 ब्लैक के सामने ग्रे, दैट मीन्स कि ये 3 भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। लास्ट देख लेते हैं बस, क्या ये 4 सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रे सॉरी वाइट ब्लैक और ब्लैक, ठीक है, वाइट ब्लैक और ब्लैक, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सेटिस्फाइड और हमने इसके ऊपर अपना टिक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखें बाकी के ऑप्शंस में डिनाई इस वजह से कर रहा हूँ, देखें ये तो 3 ब्लैक है, ये 3 ब्लैक का ट्राइंगल तो यहाँ कहीं मौजूद नहीं है, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। डी के अंदर देखने पर ये पता चल रहा है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो मिक्स्ड अप हैं, यानी सीक्वेंस में नहीं है। तो आप ये देखेंगे आपको पता चल जाएगा डी जो है वो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसी तरीके से ई के अंदर हम एक तरीके से आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हैं कि 2 ग्रे लाइंस और उसके सामने एक ब्लैक लाइन, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, किसी भी उसके अंदर ट्राइंगल के अंदर। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दैट मीन्स कि बी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। Question number 14. Every pupil in a class either swims or dances or both. 3/5 of the class swims and 3/5 dance. ठीक है, 5 pupils both swim and dance. How many pupils are there in the class? अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो 7 और 8 की क्लास जो है वो वेन डायग्राम समझती है, ठीक है। अब और उनको ये भी फर्क पता है कि बोथ और आइदर में क्या फर्क है, ठीक है। अब देखें मैं 7 क्लास के हवाले से बता दूं कि देखें 7 क्लास ने भी 2 सेट्स के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। बोथ का मतलब यहाँ पर शो करता है कि इनका इंटरसेक्शन, मैंने कह दिया कि ए के अंदर कुछ सेट आ रहे हैं, कुछ सेट जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं, और जो दोनों में आ रहे हैं वो कहाँ आएंगे, वो सेंटर में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो क्या है, स्विम्स, एक हमारा एस का बनेगा सर्कल और एक हमारा डांस का बनेगा, ठीक है, डी, और बोथ का जो होगा उनके सेंटर में बनेगा। 3/5 ऑफ द क्लास स्विम एंड 3/5 डांस, ठीक है। 3/5 ऐसी है क्लास जो कि स्विम भी करती है और डांस भी करती है, और 5 प्यूपिल्स ऐसे हैं जो कि दोनों करते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया देखें 3/5, अच्छा तो हाउ मेनी प्यूपिल्स आर देयर इन द क्लास, लेट्स सी कि हमारे जो टोटल प्यूपिल्स है ना वो x हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3/5 ऑफ x, यानी कि 3/5 जो क्लास है, 3/5 किसका, क्लास का, तो 3/5 x टोटल क्लास का 3/5 हिस्सा, वो हो जाएगा 3/5 x। ये क्या करता है, ये स्विम भी करता है और ये डांस भी करता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते, या तो स्विम करते या डांस करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ये बात कहूँ कि 3/5 को मैं 3/5 में प्लस कर दूं, ठीक है, यानी स्विम करने वाले और डांस करने वाले दोनों को प्लस कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 1। क्यों आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं, या फिर ये कह लें कि आप जो एक एक होल का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है हमेशा। लेकिन 3/5 और 3/5 तो 1 के बराबर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 6/5। अब हमें थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पर हो रहा है कि 6/5 क्यों आ रहा है।
देखिए ये जो 6/5 है इसमें 1/5 तो ऐसा होगा, लाजमी सी बात है। देखें इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/5 बनाऊंगा। और 5/5 कैसे बनाऊंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से -1/5 कर दूं, ये 1/5 वो है जो दोनों हैं, स्विम भी कर रहा है और डांस भी कर रहा है। दिस मीन्स कि अगर 1/5 कहाँ लिख दिया जाए, इनके इंटरसेक्शन पे लिख दिया जाए, तो अब ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। अब खुद सोचें इस बात को, 3/5 में से जब 1/5 माइनस हो गया तो सिर्फ स्विम करने वाले कितने रह जाएंगे, 2/5, और जो डांस करने वाले हैं वो भी कितने रह जाएंगे, 2/5। अब जब ये सिचुएशन हमारे पास बैलेंस हो गई और अब हम चेक करेंगे 2 + 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 5/5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन अब सेटिस्फाई हो रही है। अब उन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि 1/5 जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके बराबर हैं, वो 1/5 बराबर हैं 5 स्टूडेंट्स के। लेकिन ये 1/5 किसका, पूरी क्लास का। तो मैं कह दूं 1/5 को अगर x से मल्टीप्लाई कराऊं तो x/5 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और अगर x की वैल्यू मुझे चाहिए तो 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 जा क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब सोचें इसको गौर से, 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट उसमें से क्या करते हैं, दोनों में हिस्सा लेते हैं, स्विम और डांस में। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 2/5 वो के सिर्फ और सिर्फ स्विम करते हैं और सिर्फ डांस करते हैं। अब ये जो 1/5 है ये दोनों में इंक्लूडेड है, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्विम करते हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डांस करते हैं। अब ये 15 में से 5 ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, तो दोनों में से 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, 10 स्विम करते हैं, 10 डांस करते हैं और 5 दोनों करते हैं, ठीक है। तो होप इट्स क्लियर, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। Sacha's garden has the shape shown. All the sides are either parallel or perpendicular. ठीक है। अच्छा, अब सारी जो यहाँ पर बताई हुई है, some of the dimensions are shown in the diagram. कुछ dimensions जो है वो शो की हुई है हमें डायग्राम में। अच्छा, कह रहे हैं कि what is the perimeter of the Sacha's garden. perimeter क्या होता है, देखें सारी बाउंड्री को प्लस कर लेना, यानी कि मैं इसकी सारी बाउंड्री को क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ, ठीक है। इस बाउंड्री को, इस बाउंड्री को सारी बाउंड्रीज को क्या कर लूं, प्लस कर लूं, तो हमारा आंसर क्या आ जाए, जो आएगा आंसर वो हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, वो अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, तो हमें कुछ साइड्स दी हुई है, ये साइड 4 दी हुई है, सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है वो, सॉरी ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये 5 दी हुई है, ये 3 दी हुई है। अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अब देखिए थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर अकल से काम लें, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन सब का सम हमें पता है। इन सब का हमें सम कैसे पता है, इन सब का सम ऐसे पता है कि जब तीनों को अगर देखें तो सारी क्या बन रही है, कि स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन किसके बराबर है, यही 3 के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलाकर किसके बराबर होंगी, 3 के बराबर होंगी। तो ये तो डिसाइड हो गया कि इसका सम और इसका सम किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड साइड बची वो ये बची, और हमारे पास एक और रिक्वायर्ड साइड बच गई ये। अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमें ये डिसाइड करना है। अच्छा, अब अगर इसमें थोड़े से हमने यहाँ एसएमएस अप्लाई करें जो कि यहाँ रिलेटेड है टुवर्ड्स पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा किस तरीके से अप्लाई करें, अच्छा अब यहाँ देखें, ये अगर 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि इसकी सामने वाली जो साइड है, क्योंकि अगर हम देखें ये रेक्टेंगल अगर फॉर्म हो जाएगा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दें, ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऑल साइड्स 1 के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों का तो हमें पता चल गया ये 1 है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये वाली साइड 1 है, तो दैट मीन्स कि ये वाली साइड क्या होगी, और द रिमेनिंग बिगेस्ट साइड 5 के अपोजिट वाली साइड क्या होगी। अगर अब हम थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पे करें, ठीक है, कोशिश करें कि इसको हम ज्वाइन करें कुछ साइड से,
तो हम यहाँ पर बआसानी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से, अगर हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई है टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेक्टेंगल। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये 1 है तो इसके सामने भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये वाली साइड क्या बन रही है, एक स्क्वायर जैसे बन रही है। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अगर 1 है और स्क्वायर है तो सारी साइड्स किसके बराबर होंगी, 1 के बराबर होंगी, ठीक है, और ये तो है ही 1, ठीक है। अगर ये 1 है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से 1, ठीक है, एक 1 का स्क्वायर बना लें, ये भी साइड 1 के बराबर होगी, सिमिलरली ये भी 1 के बराबर होगी। अच्छा, अब देखें ये सब 1 बनाने का मकसद क्या है, ये अगर 1 आ जाता है तो इसके सामने ये वाली साइड भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और अगर हम गौर से देखें तो ये तो है ही 5, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है, तो 5 + 1 दिस होल साइड विल बिकम 6, ठीक है। एक चीज हमारे पास सॉल्व हो गई, द बिगेस्ट साइड हमारे पास आ गई 6। अब द लास्ट साइड यहाँ पर ये रह गई, ठीक है, ये वाली साइड। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें जिसका काम है मैं वो बना देता हूँ, मैं ये वाली साइड रहने देता हूँ, बाकी सारी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सी साइड रहने दी, मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके सामने बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ एक पॉइंट बनाया और ये हमें पता है कि ये 1 है, ठीक है। अगर ये 1 है दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा कि इसके अपोजिट ये क्या है, ये 4 है, ठीक है। अगर 4 में से हम ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो 1 का पेरीमीटर है, ये माइनस कर दें, ठीक है, ये वाला 1 वाली साइड माइनस कर दें तो ये वाली साइड बच जाएगी और 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। नाउ वी नो ऑल द साइड्स, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा साइड्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ वो रहने देता हूँ जिसका हमें काम है। देखिए 6, 3 एंड दीज ऑल आर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बात पता चल गई, ये सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या लिख देंगे, 1। तो अब सारी जो बाउंड्रीज है हमने उसको प्लस करना है। तो देखें ये हो गया 6, 6 + 1 10, 4, 6 + 1 7, 7 + 1 10, 4, क्या हो जाएगा, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 16 + 5 21 और 21 + 3 24। तो दिस होल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 24 और यहाँ पर हम 24 को क्या, पार्ट सी को क्या कर देंगे,